दोस्तों मैंने YouTube पर भी मेंबरशिप अब चालू कर दी है, जिसकी शुरुआत होती है मात्र 59 रुपए प्रति महीने से। अब से आपको सभी अर्ली एक्सेस वाली वीडियोस पेट्रियन के बदले वहीं मिलेंगी, जो आप किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। याद रखना कि वहां आपको सारी वीडियोस कई हफ्ते पहले मिल जाएंगी। दोस्तों चैप्टर के शुरू में ही हम देख सकते हैं कि रीमरू यहाँ किसी बात पर गुस्सा हो गया है, और गुस्सा भी इतना कि उसने काउंसिल में सबके सामने टेबल ही तोड़कर रख दी। मगर हिनाटा के एक्सप्रेशंस कहते हैं कि रीमरू यहाँ जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अब रीमरू ऐसा क्यों कर रहा है वो जानने के लिए हम चलेंगे 4 घंटे पहले। हम देख सकते हैं कि रीमरू के साथ बेनीमारू, शूना और सोहे तैयार होकर वेस्टर्न काउंसिल की बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगर वेस्टर्न काउंसिल और टेम्पस के रिश्ते अगर बेहतर हो गए तो टेम्पस की नजरों में ये उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी अलायंस होगी। क्योंकि हम मिलिम के इलाके को भी अगर साथ में गिने तो टेम्पस के इस वक्त कुल मिलाकर 5 देशों के साथ समझौते हो रखे हैं, जिसमें ड्वार्गॉन, ब्लूमन, थालियन और फालमुद है, जो अब फालमेनस कहलाता है। मैंने यहाँ पर रूबेरियस का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि शायद यहाँ रिमरू मानता है कि उनका नॉन अग्रेशन पैक्ट टेम्पररी है, और वैसे भी उनके साथ टेम्पस के साथ कुछ खास व्यापार भी नहीं है, तो शायद इसलिए यहाँ रिमरू रूबेरियस और होली चर्च के रिश्तों को अलग रख रहा है। दोस्तों ये वो देश है जिनका फिलहाल के लिए शायद सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है टेम्पस के साथ जितना हो सके उतना व्यापार को बढ़ावा देना, जिसकी वजह से उनका और टेम्पस का रिश्ता खास हो जाता है। बेनीमारू कहता है कि यहाँ काउंसिल के लिए उन्हें एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा, मगर ये बात रिमरू भी समझ सकता है। वो जानता है कि इंसान किस तरह का जानवर है। रिमरू कहता है कि इंसान वो प्रजाति है जिन्हें बदलाव से डर लगता है, मगर जो बात रिमरू के नजरिए से उन्हें सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है उनकी लालच भरी सोच, क्योंकि उन्हीं की सोच का परिणाम है कि वो लगातार अपनी जिंदगी को कॉन्स्टेंटली बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, मानो जैसे कि वही उनका एंटरटेनमेंट हो। रिमरू जानता है कि इंसान क्या करने की काबिलियत रखता है, इसलिए वो इंसानों के प्रति थोड़ा पॉजिटिव है। मगर यहाँ बेनीमारू रिमरू को सलाह देते हुए कहता है कि वो इंसानों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखे, क्योंकि हिनाटा ने उन्हें यहाँ आने से पहले वार्न कर दिया था। हो सकता है कि वो हमारे साथ बदतमीजी से बात करने की कोशिश करें, तो ऐसे में वो चाहता है कि रिमरू खुद को थोड़ा शांत रखे, क्योंकि उन्हें ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों रिमरू के वहां बिल्डिंग में कदम रखते ही सारे नोबल्स रिमरू को घेर कर खड़े हो जाते हैं, और रिमरू के ऑर्गेनाइज किए गए फाउंडर्स फेस्टिवल की तारीफ करने लगते हैं। और वो लोग यहाँ रिमरू से ये भी उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि म्यूलस ने जो कुछ भी किया उसके बाद भी उनके और टेम्पस के बीच के संबंध अच्छे हो जाएंगे। फिर दोस्तों वहाँ वही बुढ़ा आता है जिसने रिमरू की निष्ठा पर सवाल उठाया था। वो आकर कहता है कि तुम्हारे जैसे चिरीमिरी देशों से संबंध स्थापित करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए वो रिमरू को यहाँ परेशान ना करे। तो वो और उसके लोग कहते हैं कि उन्हें अपनी औकात याद रखने की जरूरत है। बेसिकली वो यहाँ सभी को दफा हो जाने के लिए कह रहा है। रिमरू को अब तक यही लगता था कि काउंसिल में सभी मेंबर्स एक दूसरे को इक्वली सम्मान देते हैं, मगर उस बुढ़े की बात को सुनकर वो ये जान गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ पर सिर्फ उन्हीं देशों की चलेगी जिनके पास ताकत होगी, और सिर्फ उन्हीं के शब्द मायने रखेंगे। दोस्तों वो बुढ़ा नोबल कहता है कि उसने कुछ उड़ती उड़ती बातें सुनी है किसी मैजिक ट्रेन के बारे में, और वो कहता है कि वो उसकी इस काम में मदद करेगा, पर शर्त यह है कि उस प्रोजेक्ट की शुरुआत उसी के देश से हो, यानी पहली प्रायोरिटी उसे ही मिले। और इतना ही नहीं, टेम्पस जो भी वेपन्स और आर्मर्स प्रोड्यूस करता है वो भी वो लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, अगर वो बाकियों से पहले उन्हें बेचता है तो। और दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, उन्हें टेम्पस से किसी चीज का कंपनसेशन भी चाहिए। इतना कम था कि वो सारे रीमरू की मॉन्स्टर होने के लिए उसकी बेइज्जती भी करते हैं, और वो भी मुंह पे, जो दर्शाता है कि मानव लालच को खुद से दूर कभी कर ही नहीं सकता। आप लोग चाहें तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों रिमरू जानता है कि नोबल्स के साथ सेंसिबल तरीके से बात करना फिजूल है, तो वो नोबल्स को देखते हैं वाला जवाब देकर बात को वहीं रफा दफा कर देता है। नोबल्स भी रिमरू की बात से संतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें दरअसल यही लग रहा है कि रिमरू उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, और वो जो भी रिमरू से कहेंगे वो सब कुछ रिमरू मान भी लेगा। हालांकि बेनीमारू को लगता है कि उन्हें उनकी बेशर्मी की सजा मिलनी चाहिए, और ये बात रिमरू भी जानता है कि नोबल्स का लालच हद से भी बाहर जा चुका है। मगर रिमरू फिलहाल यहाँ कोई भी बखेड़ा नहीं करना चाहता है, इसलिए वो बेनीमारू को फिलहाल उनकी मीटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। दोस्तों फिर वहाँ कोई टकला आकर रिमरू को उसके बैठने की जगह दिखाता है। उन्होंने रिमरू के लिए ऐसी जगह चुनी है जहाँ से वहाँ मौजूद सारे नोबल्स रिमरू को ठीक से देख सकें। जिसके बाद फिर काउंसिल की यह सभा शुरू होती है। पहले तो वो टकला यहाँ आने वाले सभी प्रतिनिधियों का उनका यहाँ आने का मकसद बताता है, और ये भी कि यहाँ ज्यादातर लोग टेम्पस के इस काउंसिल को ज्वाइन करने के पक्ष में है। लेकिन वो आगे बढ़े उससे पहले वो रिमरू के सामने काउंसिल की कुछ शर्तें रखना चाहता है, जिसका मतलब है कि रिमरू अगर इन शर्तों को मान लेता है तो वहाँ आए हुए सभी लोग रिमरू का इस काउंसिल में एक मेंबर के रूप में स्वागत करेंगे। दरअसल काउंसिल ने रिमरू के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि रिमरू को काउंसिल के गठित किए सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होगा, जो एक मेंबर होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है।
रिमरू जानता है कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसे फ्रीडम मिल जाएगी म्यूज जैसे नोबल से निपटने की। उनकी दूसरी शर्त है कि काउंसिल के सभी मेंबर देशों को टेम्पस में बने सभी प्रोडक्ट्स का प्रायोरिटी एक्सेस मिले, जो यहाँ रिमरू को पसंद नहीं है। हालांकि रिमरू ओपन मार्केट की ताकत को समझ सकता है, मगर वो जानता है कि इस दुनिया में पेटेंट सिस्टम के ना होने की वजह से टेक्नोलॉजी को बिना किसी परिणाम की चिंता किए चुराया जा सकता है। हालांकि वो ये भी जानता है कि यहाँ रहने वालों के लिए टेम्पस की टेक्नोलॉजी को कॉपी करना आसान नहीं होगा। मगर रिमरू को यहाँ जिस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इन नोबल्स की घटिया अनरीजनेबल मांगों से, क्योंकि यहाँ कुछ नोबल्स की ये मांगे हैं कि टेम्पस ने मैजिक ट्रेन जैसी जितनी भी तकनीक इजाद की है उसमें भी इनके देशों को शामिल किया जाए, और इन्हें यहाँ किसी वजह से उससे होने वाले प्रॉफिट में से शेयर्स भी चाहिए, जिसे ये लालची लोग सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। और आखिर में तीसरी शर्त है टेम्पस का मिलिट्री सपोर्ट, जिसमें मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना और एम्पायर के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करना भी शामिल है। अब इससे पहले जैसे हिनाटा ने कहा था, ठीक वैसे ही यहाँ काउंसिल टेम्पस का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ये तो साफ दिख रहा है रिमोरू को। मगर इस तीसरी शर्त में रिमोरू को कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि काउंसिल का हर देश टेम्पस को मिलिट्री सपोर्ट के बदले में कुछ रकम भी देने के लिए तैयार है। अब वो रकम कितनी होगी वो बाद में तय की जाएगी। इससे दोस्तों टेम्पस को कितना फायदा होगा वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, मगर इसका एक एडिशनल फायदा ये भी है कि इसके बाद फिर उनके देश की सुरक्षा के लिए वेस्टर्न देश टेम्पस पर रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, जिसका रिमरू बाद में किसी भी तरह से फायदा उठा सकता है। दोस्तों उनकी सारी शर्तें सुनने के बाद रिमरू उन्हें उनके जवाब के रूप में एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट तैयार करके उन्हें दे देता है, जिसमें रिमरू ने अपनी भी कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। अब वो शर्तें एक्चुअल में क्या क्या हैं वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। रिमरू ने बेनीमारू के हाथों उस लिस्ट को जब हैंडओवर किया तो तब उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उसे उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, अगर उन्हें भी रिमरू की सारी शर्तें मंजूर होंगी तो। और रिमरू की वो शर्तें क्या क्या हैं वो उसने यहाँ इस पेपर में लिख कर दिया है। दोस्तों रिमरू जानता है कि वो लोग रिमरू को सोचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि उनकी डिमांड्स का जवाब अगर वो रिमरू से इसी सभा में इसी वक्त ले लेंगे तो हो सकता है कि रिमरू कोई गलत फैसला कर ले जो उनके हक में जाए। मगर वो लोग नहीं जानते थे कि रिमरू के पास रफाइल है, और रफाइल की मदद से रिमरू को इस सभा में अपनी बात रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें पता चलता है कि उसने रफाइल को ऑटो मोड पर डाल दिया था, और वो रफाइल ही थी जिसने रिमरू के लिए ये लिस्ट बनाई है। मगर वही दूसरी तरफ इस टकले का पसीना निकल गया रिमरू की वो लिस्ट को देखकर। वो कहता है कि उसे इस पर फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, ताकि वो लोग आपस में मिल बैठ कर सोच विचार करके इसके बारे में ठीक से चर्चा करने के बाद उसे जवाब दे सकें। फिर 3 घंटे के बाद उन सभी प्रतिनिधियों का पक्ष रखते हुए उनकी तरफ से भी लिखी हुई डिमांड की एक लिस्ट वो टकला रिमरू को लाकर दे देता है, और रिमरू यहाँ समझ गया कि सारे नोबल्स ने जबरदस्ती करके टकले से ये सारी डिमांड्स रखवाई हैं। और वो लिस्ट पढ़कर रिमरू का कुछ ये रिएक्शन था। फिर अगले पैनल से काउंसिल ने रिमरू से क्या क्या डिमांड रखी थी वो हमें पता चलती है। काउंसिल चाहता है कि टेम्पेस्ट अपनी मैजिक ट्रेन वाली लाइन को इनग्रासिया तक एक्सटेंड करे, और इतना ही नहीं, इस लाइन की कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ जुरा टेम्पेस्ट उठाएगा। फिर जंग में इस्तेमाल करने के लिए सारे वेपन और आर्मर्स भी टेम्पेस्ट ही उन्हें प्रोवाइड करेगा। इसमें भी जंग की तैयारी करने के लिए वेस्टर्न देशों के सैनिकों को ट्रेनिंग भी टेम्पेस्ट ही प्रोवाइड करेगा। फिर रिमरू ने अपने देश में जो डंजन बनाया है, जिसे ये लोग मानव जात का एक बहुत बड़ा तोहफा कहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसे भी काउंसिल की प्रशासन का हिस्सा बना दिया जाए, यानी उस लैब्रिंथ को भी काउंसिल ही संभालना चाहती है। और तो और एक बार जब उस डंजन के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काउंसिल अपना कब्जा जमा लेगा तो तब टेम्पस को टैक्स के रूप में काउंसिल को हर साल हर्जाना देना होगा। और इतना सब कुछ उन्हें कम लग रहा था, तो इसके बाद भी वो चाहते हैं कि आगे से जब भी टेम्पस की ओर से कोई प्रतिनिधि बनकर काउंसिल में आए तो मॉन्स्टर्स के बजाय इंसानों को भेजे, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से खतरा है, और इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी मॉन्स्टर आगे से काउंसिल में कदम रखे। रिमरू तुरंत ही अपनी टेबल को तोड़कर खड़ा होता है और यहाँ मौजूद सभी से इन अनरीजनेबल डिमांड्स के लिए उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है। रिमरू जानता है कि ये सारी डिमांड्स किसी भी एंगल से बराबर का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो लोग टेम्पेस्ट और टेम्पेस्ट में रह रहे सभी मॉन्स्टर्स को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये लोग आज भी मॉन्स्टर्स को एक सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि वो लोग इस पर सफाई देने की कोशिश करते तो हैं, मगर इन सबकी बातों पर रिमरू तो क्या किसी को भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने ऐसी अनरीजनेबल डिमांड सिर्फ इसलिए रखी हैं ताकि उनका और मॉन्स्टर नेशन का रिश्ता गहरा हो सके। रिमरू उन्हें याद दिलाता है कि वो कोई चेरी मेरी मॉन्स्टर नहीं है, वो एक डिमन लॉर्ड है, और यहाँ पर वो एक देश का राजा होने के नाते आया है, तो वो लोग उसे सर कहने के बजाय प्रॉपर योर मैजेस्टी कहकर रेफर करें। रिमरू उनकी औकात दिखाते हुए उन्हें याद दिलाता है कि उसके और यहाँ आए सभी प्रतिनिधियों के ओहदे में बहुत बड़ा अंतर है। रिमरू को सर सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो ओहदे में उसके बराबर हों। रिमरू जाहिर करता है कि उनकी इन हरकतों ने साबित कर दिया है कि वो लोग आज भी मॉन्स्टर्स को अपने पैरों की जूती समझते हैं।
दोस्तों ये सब चल ही रहा था कि राफेल रिमोरो से कहती है कि उसने इस रूम में स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डिटेक्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग किसी के वश में है। और रिमोरू के गुस्सा होने की वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी वेव में क्रैक आ गया है, जिसकी वजह से रिमोरू अब इस मैजिक को चाहे तो तोड़ भी सकता है। जिसके बाद राफेल की मदद से रिमोरू चुटकी बजाकर उस स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस को खत्म कर देता है। और दोस्तों होश में आते ही उन सबका बोलने का अंदाज ही बदल गया। शूना के पूछने पर रिमोरू बताता है कि इन सबको ब्रेन वॉश करने का वो जादुई मंत्र इतना ताकतवर नहीं था, जिसकी वजह से उन सब की सोचने की क्षमता कम जरूर हो गई थी लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, और इसीलिए वो बिना किसी प्रॉब्लम के उस ब्रेन वॉश वाले जादुई मंत्र को तोड़ पाया। फिर ये सारी बातें रिमोरू थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हिनाटा को भी बता देता है। दोस्तों रिमोरू यहाँ नसीब वाला है कि उसके पास राफेल जैसी एक एंजेलिक स्किल है, क्योंकि टेबल वेबल तोड़ने के बाद वो सिर्फ यही सोच रहा था कि अब वो इस कचरे को साफ कैसे करेगा, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो नहीं चाहता था कि उसके और वेस्टर्न काउंसिल के देशों के बीच के उसके संबंध खराब हो जाए। जिसके जवाब में ही राफेल ने कहा था कि उसे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी मेंबर्स किसी के कंट्रोल में थे। और उसी केमिकल लोचे का नतीजा था कि वहाँ काउंसिल के मेंबर्स ने रिमोरू और मॉन्स्टर नेशन को शामिल करने के लिए ऐसी अनरीजनेबल डिमांड्स रखी। फिर दोस्तों सोहे रिमोरू से कहता है कि कुछ लोग काउंसिल हॉल की तरफ आ रहे हैं। उसके अंदाजे के मुताबिक उन्होंने आर्मर्स पहने हुए हैं। और दोस्तों अगले पेज पर हम देखते हैं कि प्रिंस एल्ड्रिक और उसका चमचा काउंसिल हॉल में दाखिल हुए हैं, और वो चमचा आते ही सबके सामने रिमोरू को सबसे पहले बेवकूफ कहकर उसकी बेइज्जती करता है, जिसे रिमोरू ने पता नहीं क्यों बड़े हल्के अंदाज में लिया। बट जब रिमोरू ने बड़ी तमीज के साथ उसके यहाँ इस तरह आने की वजह पूछी, तो वो चमचा बताता है कि वो यहाँ इस ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन का इस्तेमाल करके रिमोरू को बंदी बनाने के लिए आया है। ये सुनकर काउंसिल मेंबर्स भी हैरान होकर उससे उसकी बदतमीजी की वजह पूछते हैं। और फिर दोस्तों तब हमें पता चलता है कि इन्हें यहाँ इस तरह लाने वाला और कोई नहीं बल्कि काउंट गाबान है। और रोस्टिया भी वहीं सबके सामने एक्टिंग करते हुए इन सब की वजह पूछता है, मगर हिनाटा जानती है कि ये प्लान उसने और गाबान ने मिलकर बनाया था। गाबान वहाँ सबसे कहता है कि हम चाहे जितनी एक्टिंग कर ले मगर इस सच को जुटला नहीं सकते कि हम सब यहाँ मौजूद मॉन्स्टर नेशन के राजा डीमन लॉर्ड रिमोरू से डरते हैं, और इसलिए उसने ये कदम उठाया। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि रेनार यानी प्रिंस एल्ड्रिक का जो चमचा है वो इनग्रासिया का सबसे ताकतवर नाइट है, और रेनार की मदद लेकर हम यहाँ काउंसिल में पहली बार आए डीमन लॉर्ड रिमोरू को अपने कंट्रोल में करके उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। इससे न कि सिर्फ रिमोरू बल्कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा जिसे ये कमांड देता है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और वहाँ दोस्तों प्रिंस एल्ड्रिक भी सभी काउंसिल सदस्यों को उनके इस प्लान के बारे में उनका साथ देने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ ऑब्वियसली काउंसिल मेंबर्स को इनकी ये बदतमीजी पसंद नहीं आती। और हिनाटा भी जब उस बेवकूफ एल्ड्रिक से इस बारे में पूछती है तो तब वो भी बड़े एरोगेंट अंदाज में हिनाटा को डरपोक कहकर उसका भी मजाक उड़ाता है। उस एल्ड्रिक का कहना है कि अगर एक डीमन लॉर्ड स्वयं उनके सामने आया है तो उन्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अगर उनके पास डीमन लॉर्ड रिमोरू को हराने का थोड़ा सा भी चांस है तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो, मगर तुम इस डीमन लॉर्ड से इस कदर डर गई कि तुम्हें बाकी इंसानों का ख्याल ही नहीं आया। और दोस्तों ये कम था कि एल्ड्रिक का चमचा रेनार भी हिनाटा से गलत सलत तरीके से बात कर रहा था। इस पॉइंट पर दोस्तों मैं तो विश कर रहा हूँ कि काश डियाब्लो यहाँ होता, क्योंकि ये लोग अब हद से भी ज्यादा आगे जा चुके हैं, और मेरे नजरिए में सिर्फ डियाब्लो ही है जो इन्हें सेटिस्फाइंग तरीके से खत्म कर सकता है। दोस्तों उस चमचे की बातों को सुनकर हिनाटा प्रिंस एल्ड्रिक को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है, और उसे वार्न करती है कि यूं ही अगर चलता रहा तो फिर होली चर्च और होली एम्पायर ऑफ रूबेरियस उसके दुश्मन बन जाएंगे। मगर इसका जवाब देते हुए वो बेवकूफ एल्ड्रिक कहता है कि उसका ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। वो यहाँ पर ना तो होली चर्च को टारगेट कर रहा है और ना ही होली एम्पायर या होली एम्परर को। वो यहाँ पर बस डीमन लॉर्ड रिमोरू से छुटकारा पाने के लिए आया है। और रही बात उसकी, तो अगर इस प्लान में वो पहले ही उसका साथ दे देती तो वो उसे थोड़ा बेहतर तरीके से बर्ताव करता, मगर अब क्योंकि उसने उसका साथ नहीं दिया तो इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में उसे क्या कहता है, क्योंकि अब उसे हिनाटा की ताकत पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब उसे हिनाटा से भी ज्यादा ताकतवर लोग मिल गए इस डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए। और दोस्तों हम अगले पैनल में देखते हैं कि जिन्होंने प्रिंस एल्ड्रिक का बॉडीगार्ड बनने का निर्णय लिया है वो और कोई नहीं बल्कि वो बंदा है जो फाउंडर्स फेस्टिवल में गोप्टा से हार गया था, और उसके साथ सन्स ऑफ वेल्ड नामक मर्सिनरी ग्रुप का लीडर और उसके कुछ साथी भी मौजूद हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जो टेम्पस में ग्रीन फ्यूरी के नाम से एडवेंचर गिरी करने आए थे रामरिस के लैबिरिंथ को पार करने के लिए। और दोस्तों इस पॉइंट पर हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि टेम्पस में इनकी एडवेंचर पार्टी को जिस नोबल ने फंड किया था वो नोबल और कोई नहीं बल्कि काउंट गाबान है, जो अब डीमन और ड्रीमर को भी ठिकाने लगाना चाहता है। दोस्तों प्रिंस एल्ड्रिक ये दावा कर रहा है कि जिन्हें वो अपने साथ यहाँ लेकर आया है वो लोग सारे हिनाटा से भी ताकतवर हैं, तो इसलिए वो यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब उसे हिनाटा साकागुची की जरूरत नहीं है। मगर एक बार फिर हिनाटा उसे सोच समझकर बोलने के लिए कहती है। दरअसल वो यहाँ एल्ड्रिक को याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो इंग्रासिया का प्रिंस है। उसकी ये गलती कई देशों को उसके खिलाफ कर सकती है,
और क्योंकि वो यहाँ पर काउंसिल की मेंबर होने के नाते एक ऑब्जर्वर बन के आई है, तो वो प्रिंस को इस तरह की गलती नहीं करने दे सकती। दोस्तों इस पॉइंट पर रिमरू खुद भी इन सबकी फालतूगिरी से परेशान हो गया है। वो तो चाहता है कि वो एक ही झटके में इन सबको खत्म कर दे, मगर अब क्योंकि इस लफड़े में हिनाटा साकागुची खुद उतर गई है, तो वो जानता है कि इस तरह की सिचुएशन का सामना हिनाटा उससे बेहतर कर सकती है। और वैसे भी यहाँ प्रिंस एल्ड्रिक ने हिनाटा से बदसलूकी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और शायद वो यहाँ ये चाहता है कि इस भसड़ को हिनाटा खुद ही खत्म करे। दोस्तों हिनाटा की इन बातों को सुनकर वहां मौजूद सभी काउंसिल मेंबर्स प्रिंस एल्ड्रिक के इस रवैये का विरोध करते हैं, जिससे रिमरू को एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है कि इस कांड में सभी काउंसिल मेंबर्स शामिल नहीं है। फिर दोस्तों वो सन्स ऑफ वेल्ड का लीडर भी अपने पैर पीछे खींच लेता है, ये कहकर कि उनका कॉन्ट्रैक्ट प्रिंस एल्ड्रिक का बॉडीगार्ड बनने के लिए था, मगर जिस तरह की हरकत यहाँ प्रिंस कर रहा है उसकी वजह से वो चाहे तो अभी के अभी वो लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो लिटरली यहाँ एक डीमन लॉर्ड को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और वो जानते हैं कि एक डीमन लॉर्ड की क्या हैसियत है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो लोग इस काम में प्रिंस एल्ड्रिक का साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक डीमन लॉर्ड का सामना करने वाली कोई भी बात नहीं हुई थी। और फिर वो सारे के सारे अपने कदम पीछे ले लेते हैं। दोस्तों ये एल्ड्रिक के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि वो यहाँ उन्हीं के भरोसे यहाँ डीमन लॉर्ड से पंगा लेने के लिए आया है। जिसके बाद दोस्तों वो प्रिंस एक बार फिर काउंसिल के मेंबर्स को उकसाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर रिमरू का कुछ ऐसा रिएक्शन था। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।